अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अयाज एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एके मेडिकल हब। अच्छा, इस चैप्टर में जो है हम इस यूकैरियोटिक सेल को ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस यूकैरियोटिक सेल के जो है 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म विथ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ओके, सो यूकैरियोटिक सेल के 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म विद साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स में मिलती है, फंजाई में और बैक्टीरिया में, ठीक है। बट ये सेल वॉल जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। आज के लेक्चर में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मेजर पार्ट है यूकैरियोटिक सेल का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्सचेंज करती है मटेरियल्स को, ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि एक्सचेंज होंगे सेल और उनके एनवायरनमेंट्स के दरमियान। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल द सेल्स टू रिसीव हार्मोन्स। बायोलॉजी में किसी भी चीज़ के फंक्शन समझने से पहले आपको जो है उसका स्ट्रक्चर समझना होगा। तो हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड बाइलेयर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है लिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं, ऐसे बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है, यानी जो है उसमें लिपिड्स की 2 लेयर्स मौजूद होती हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड मौजूद होता है, ठीक है, फोस्फोलिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि जो फोस्फोलिपिड का जो कि पोलर हेड है वो आउटसाइड दिस सेल और इनसाइड दिस सेल होता है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये सेल की जो है आउटसाइड है और ये सेल की इनसाइड है, ठीक है। तो जो पोलर पार्ट है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो फेस करता है आउटसाइड, ठीक है, यानी वो फेस करेगा सेल की बाहर की तरफ भी और सेल की अंदर की तरफ भी। और जो पोलर हेड है इस फोस्फोलिपिड का, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो हेड कहलाता है, हेड, ठीक है, इट इज़ पोलर हेड। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नॉन पोलर पोर्शन भी होता है जिसको टेल कहते हैं, और ये एक दूसरे को फेस करते हैं, ठीक है। ये नॉन पोलर एंड्स फोस्फोलिपिड्स की एक दूसरे को फेस करती हैं। तो कुछ ऐसे ही अरेंज होती है फोस्फोलिपिड की बाइलेयर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी मौजूद होता है। अब देखें, ये एक प्रोटीन भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है, ऐसे होता है, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो इस सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेंगे, या कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होंगे जो एक साइड पर मौजूद होंगे। अब देखें, ये प्रोटीन है जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरा पेनिट्रेट कर चुका है, यानी कि इसकी 2 एंड्स हैं, एक जो है सेल की इनसाइड ओपन हो रही है और दूसरी एंड सेल की आउटसाइड। तो ये जो प्रोटीन है जिसने पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट किया है वो जो है इंटीग्रल प्रोटीन्स कहलाते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स। और इंटीग्रल प्रोटीन्स को जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरा पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। और यही इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो कि चैनल प्रोटीन्स बनाते हैं। अब चैनल प्रोटीन्स का ये काम है, ये जो है वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को सेल के इनसाइड या सेल के आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसको? वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ऐसे प्रोटीन भी मौजूद होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं इस लिपिड बाइलेयर की आउटसाइड। यानी सपोज करें कि ये लिपिड बाइलेयर है, इसके आउटसाइड यहाँ पर मौजूद होंगे, ये जो है प्रोटीन है, और ये जो है पेरिफेरल प्रोटीन कहलाता है। दिस इज नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन, एंड पेरिफेरल प्रोटीन इज आल्सो नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन काम करते हैं एज अ रिसेप्टर, और यही पेरिफेरल प्रोटीन जो है एक्टिवेट करते हैं इन इंटीग्रल प्रोटीन्स को। फिर जो है इंटीग्रल प्रोटीन्स या चैनल प्रोटीन्स ओपन होते हैं और ट्रांसपोर्ट होती है सब्सटेंसेस की। इसको जो है फिर से रिपीट करते हैं डायग्राम पर। देखें, ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है, यानी कि लिपिड्स की 2 लेयर्स मौजूद होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है पोलर एंड भी मौजूद होती है और नॉन पोलर एंड भी मौजूद होती है। ये जो सेल की आउटसाइड या सेल की इनसाइड जो फेस कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो एंड, ये जो है पोलर होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये जो टेल्स एक दूसरे को फेस कर रही हैं, ये जो है नॉन पोलर एंड होती है, किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स के साथ साथ प्रोटीन्स भी होते हैं। देखें, ये जो है प्रोटीन है, और ऐसा प्रोटीन जो कि पूरा
पेनिट्रेट कर दे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो जो है इंटीग्रल प्रोटीन्स कहलाते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स। एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो कि काम करते हैं एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर दूसरे प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं जो कि आउटसाइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर मौजूद होते हैं, या जो है पूरा पेनिट्रेट नहीं करते इस लिपिड बाइलेयर को, और वो जो है पेरिफेरल प्रोटीन्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो है पेरिफेरल प्रोटीन है, और मोस्टली पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं एज अ रिसेप्टर काम करते हैं, और यही पेरिफेरल प्रोटीन्स इन इंटीग्रल प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं। ये चैनल्स ओपन होते हैं और सब्सटेंसेस की जो है ट्रांसपोर्ट ओपन हो जाती है। सो दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बहुत ही आसान था इसको समझना। अब जो है सेल मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इंटरनल बैलेंस मेंटेन करती है सेल का। फॉर एग्जांपल कि ये एक सेल है और इसके अराउंड जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये कंट्रोल करेगी कि क्या सेल के अंदर आया, क्या सेल के बाहर गया, और फिर ऐसे ही जो है सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट ये सेल मेम्ब्रेन मेंटेन करती है। और सेल मेम्ब्रेन के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल को प्रोटेक्ट भी करती है और इसी सेल को सपोर्ट भी करती है। अब प्रोटेक्ट ऐसे करती है कि देखें सेल के अराउंड एज अ बैरियर ये जो है काम करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है। और सपोर्ट ऐसे करती है कि जो शेप होता है सेल का, जो स्ट्रक्चर, तो उसमें भी इस सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा बहुत हाथ होता है। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को प्रोटेक्ट भी करती है और सपोर्ट भी सेल को करती है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल यानी ये जो मेम्ब्रेन होती है ये अलो करती है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को, यानी कुछ ही मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर अलो करे और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही सेल के बाहर जाने देगी। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से ये समझें कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को सेल अंदर आने देगा, बट ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाने नहीं देगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एंड एग्जिट्स द सेल टू मेंटेन एन इंटरनल बैलेंस सेल का। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को प्रोटेक्ट भी करती है और सेल को सपोर्ट भी करती है। एंड इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देगी और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही बाहर जाने देगी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ दिस सेल। ओके, अच्छा अब ये देखते हैं कि सेलुलर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए। तो जो ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो दो किस्म की होती है। एक ट्रांसपोर्ट जो है वो पैसिव होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जो दूसरी ट्रांसपोर्ट होती है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो है एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, यानी कि एनर्जी की इसमें नीड नहीं पड़ती, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की नीड पड़ती है। क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता कुछ यूँ है कि जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और एक साइड पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और दूसरी साइड बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर इन कम मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट करवाई जाएगी इधर जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर जो है एनर्जी यूज़ होगी, और अगर एनर्जी यूज़ होगी तो वो जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगी। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता कुछ यूँ है कि देखें ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर बहुत सारे एक साइड पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और दूसरी साइड बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में होगा कुछ यूँ कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी इन मॉलिक्यूल्स की, यानी इस साइड से मॉलिक्यूल्स यहाँ शिफ्ट होंगे। अब देखें यहाँ ज़्यादा हैं, यहाँ थोड़े हैं, तो यहाँ पर इसलिए एनर्जी यूज़ नहीं होती, और जिसमें एनर्जी यूज़ ना हो तो वो जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। जिसमें एनर्जी यूज़ हो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी यूज़ ना हो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो, देन इट इज़ नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब इस पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी टाइप्स हैं। अच्छा, डिफ्यूजन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी जो है इसी पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है, एंड ऑस्मोसिस भी पैसिव डिफ्यूजन का ही टाइप है, ऑस्मोसिस। ओके, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन पंप्स आ जाते हैं, प्रोटीन पंप्स। एंडोसाइटोसिस भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है, एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस भी जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है, एक्सोसाइटोसिस। ओके, सो पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी तीन टाइप्स हैं, ये और ये, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी तीन टाइप्स हैं, ये प्रोटीन पंप्स, एंडोसाइटोसिस और ये। अच्छा, तो डिफ्यूजन जो कि टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। अब डिफ्यूजन में होता कुछ यूँ है कि इसमें पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज़ होते हैं। अच्छा, डिफ्यूजन के पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं अब वो समझते हैं। तो सपोज़ करें कि ये एक रूम है, ठीक है, और इस रूम में जो है मैंने एक कॉर्नर पर जाकर परफ्यूम का डब्बा खोला है। ठीक है, अब होगा कुछ यूँ कि जो
परफ्यूम के पार्टिकल्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे रूम में फैल जाएंगे। अब देखें हायर कंसंट्रेशन है ना यहाँ पर पार्टिकल्स की, तो हायर कंसंट्रेशन से जो है पार्टिकल्स मूव करेंगे, वहाँ जाएंगे जहाँ इनकी कंसंट्रेशन लो होगी। तो जो है कुछ देर के बाद ये रूम कुछ यूँ हो जाएगा फिर। और अब जो है इस रूम में चारों तरफ पार्टिकल्स हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऐसे ही जो है डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। और ये डिफ्यूजन जो है तब तक चलती रहेगी जब तक जो ये पार्टिकल्स हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं इस रूम में। ओके, सो डिफ्यूजन विल कंटिन्यू अंटिल ऑल मॉलिक्यूल्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली स्पेस्ड, जस्ट लाइक दिस। सो दैट वाज डिफ्यूजन व्हिच इज टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में जो है कुछ यूं होगा कि इसमें डिफ्यूजन तो होगी बट वो जो डिफ्यूजन है वो थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से होगी। सपोज करें कि ये जो है लिपिड बाय लेयर है और लिपिड बाय लेयर के बीच ये जो है प्रोटीन चैनल्स हैं, ठीक है। अब जैसी मुझे बनानी है मैंने जल्दी में वैसी बना दी है। और हमें मालूम है कि ये भी जो है पैसिव डिफ्यूजन का टाइप है, तो इसमें भी जो है हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक साइड जो है बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद होंगे और उसकी जो अपोजिट साइड है दूसरी साइड वहाँ बहुत ही कम पार्टिकल्स ऐसे मौजूद होंगे। तो होगा कुछ यूँ कि हायर कंसंट्रेशन जहाँ होगी पार्टिकल्स की वहाँ से पार्टिकल्स मूव करेंगे, वहाँ मूव करेंगे जहाँ इनकी कंसंट्रेशन लो होगी, यानी कि इस साइड वो मूव करेंगे। तो ऐसी डिफ्यूजन जहाँ पर पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आए और यहाँ पर जो है एनर्जी भी यूज नहीं होती, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि ना इसमें यूज होती और ना ही इस डिफ्यूजन में यूज हुई। और वो डिफ्यूजन जो थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के हों तो वो जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाती है। अच्छा, ऑस्मोसिस भी जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है। ऑस्मोसिस में भी जो है एनर्जी यूज नहीं होती और ऑस्मोसिस में जो है वाटर की डिफ्यूजन होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि सॉल्वेंट की डिफ्यूजन होती है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सपोज करें कि ये एक कंटेनर है जिसके बीच जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद है। ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इस सेमी परमिएबल की मेम्ब्रेन की एक साइड जो है वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और दूसरी साइड वाटर के बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स ऐसे मौजूद हैं। तो अब होगा कुछ यूँ कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव होंगे इस साइड से इस साइड की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर भी जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, बट किसके? वाटर के। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस के जो है दो टाइप्स हैं, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें जो है एनर्जी यूज होती है। क्यों एनर्जी यूज होगी? क्योंकि इसमें जो है पार्टिकल्स की मूवमेंट अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन होगी। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो है हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सपोज करें कि ये एक सॉल्यूशन है, ओके, और इस सॉल्यूशन के अंदर ये सेल मौजूद है। अब देखें इस सेल में जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस, बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं और इस सॉल्यूशन में या सेल के एनवायरनमेंट में जो है मॉलिक्यूल्स बहुत कम मौजूद हैं। पर इन पार्टिकल्स की, इन सब्सटेंसेस की जो है सेल को बहुत ज़रूरत है। अब जो है ये सेल कैसे भी करके जो है अपने अंदर दाखिल करेगा, अपने अंदर जो है ये सेल ट्रांसपोर्ट करेगा। तो होगा कुछ यूँ कि सेल अपनी एनर्जी यूज करके इन पार्टिकल्स को अपने अंदर शिफ्ट कर देगा। अब देखें बाहर जो है कंसंट्रेशन इन पार्टिकल्स की बहुत कम है बट सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए जो है इस सेल को एनर्जी यूज करनी पड़ेगी इन पार्टिकल्स को अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और सेल जो है वो एनर्जी यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, सो दैट वाज एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें मॉलिक्यूल्स या जिसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट हो अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन। ओके, प्रोटीन पंप जो कि टाइप है इसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अब प्रोटीन पंप में होता कुछ यूँ है कि प्रोटीन के पंप्स एनर्जी यूज करके ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस को। फॉर एग्जांपल ये जो है सेल है और ये प्रोटीन पंप्स हैं। ओके, प्रोटीन पंप्स, जो प्रोटीन पंप्स है यहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे इसको, आयंस को। फॉर एग्जांपल इन प्रोटीन पंप्स ने जो है 3 आयंस इस सेल से बाहर ट्रांसफ़र कर दिए और ये 3 आयंस फ्री में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, यहाँ पर जो एनर्जी यूज़ होगी। तो वो ट्रांसपोर्ट जो कि प्रोटीन पंप से हो और उसमें एनर्जी यूज़ हो, सो दैट इज़ नोन एज प्रोटीन पंप। एंडोसाइटोसिस भी जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही टाइप है। अब एंडोसाइटोसिस में जो है पार्टिकल्स या मटीरियल्स वो जो है सेल के अंदर इम्पोर्ट होते हैं इन वेजिकल्स। फॉर एग्जाम्पल ये जो है एक सेल है और इसके बाहर जो है ये कोई भी पार्टिकल है, तो ये जो पार्टिकल है ये सेल के अंदर जाएगा बट इन वेजिकल। अब देखें ये पार्टिकल जो है इस सेल के अंदर जा रहा है लेकिन इस पार्टिकल के अराउंड भी इस सेल की वेजिकल आती जा रही है जैसे। ओके, तो फिर जो ये पार्टिकल इस सेल के ऐसे अंदर आ जाएगा लेकिन इस पार्टिकल के अराउंड जो है वेजिकल आ जाएगी किसकी? इसी सेल की। तो दिस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस के 2 टाइप्स हैं, फेगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस।
यहाँ पिनोसाइटोसिस भी कहते हैं इसको। ओके, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस ये टाइप हैं इस एंडोसाइटोसिस के। फेगोसाइटोसिस इट इज आल्सो नोन एज सेल ईटिंग, क्या, सेल ईटिंग। ओके, एंड पिनोसाइटोसिस इज नोन एज सेल ड्रिंकिंग। ओके, सेल ड्रिंकिंग। फेगोसाइटोसिस में जो है सेल लार्ज मटेरियल अपने अंदर ट्रांसफर करता है, ठीक है, और पिनोसाइटोसिस में जो है लिक्विड मटेरियल जो है सेल अपने अंदर इन करता है, बट वो लिक्विड जो है वो बल्क फॉर्म में होता है, और इन दोनों में ही जो है वो पार्टिकल्स, वो मटेरियल सेल के अंदर जाकर वो जो है वेसिकल में शामिल हो जाएगा। ओके, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर है उस मटेरियल के ऊपर चढ़ जाएगी। तो दैट वाज एंडोसाइटोसिस, जिसमें सेल अपने अंदर मटेरियल को शिफ्ट कर रहा है। इन वेसिकल एंड एंडोसाइटोसिस के दो टाइप्स हैं, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है सेल लार्ज मॉलिक्यूल को अपने अंदर ट्रांसफर करता है। अब देखें हमारी बॉडी में जो है वाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं। ओके, तो ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इनका क्या काम है, ये जो है फॉरेन बॉडी को ईट करते हैं। तो ये भी जो है एग्जाम्पल है इस फेगोसाइटोसिस का। पिनोसाइटोसिस में जो है लिक्विड मटेरियल सेल इन करता है, बट वो जो है बल्क फॉर्म में होता है। इन दोनों में जो है वो मटेरियल वेसिकल में ही होगा। अच्छा, एंडोसाइटोसिस को जो है आप रिवर्स कर लें तो वो जो है एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा फिर, यानी एक्सोसाइटोसिस में जो है मटेरियल सेल के बाहर चला जाता है, सेल जो है अपने बाहर मटेरियल वो फेंक देता है। अब देखें ये कोई सेल है, ठीक है, कोई भी सेल जिसके अंदर जो है मटेरियल मौजूद है और उसके ऊपर वेसिकल है, ठीक है, तो ये जो मटेरियल है ये सेल के बाहर जाएगा। इस मटेरियल की जो मूवमेंट है वो सेल के बाहर होगी। सेल कुछ यूँ हो जाएगा, ये रहा मटेरियल, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो मटेरियल है ये बाहर चला जाएगा सेल के। ओके, सेल अलग हो जाएगा और वो मटेरियल अलग, वो मटेरियल कंप्लीट सेल के बाहर चला गया। तो इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, जिसमें मटेरियल या कोई किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट हो आउट ऑफ दिस सेल। ओके, तो वो जो पार्टिकल है सेल के बाहर जाए उसको एक्सोसाइटोसिस कहेंगे, सेल के अंदर आए उसको एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस में भी जो है एनर्जी यूज़ होती है, एक्सोसाइटोसिस में भी एनर्जी यूज़ होती है, क्योंकि ये भी जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ही टाइप्स हैं। ओके, तो आपने याद रखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होती है। जल्दी में जो है फ्लड मोज़ेक मॉडल को भी डिस्कस कर लेते हैं, हमारे बुक में ये मौजूद है। तो फ्लड मोज़ेक मॉडल में ये कहा गया है कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं और प्रोटीन्स वो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक यूनिक स्ट्रक्चर या एक यूनिक फिजिकल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। तो जो फ्लड है वो शो करता है लिपिड को और मोज़ेक शो करता है प्रोटीन। तो इस मॉडल में ये बताया गया है कि जो मेम्ब्रेन है वो फ्लड है और प्रोटीन जो कि उस मेम्ब्रेन में, उस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन में अटैच्ड है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो अरेंजमेंट है प्रोटीन्स की और फॉस्फोलिपिड्स की, वो अरेंजमेंट है लाइक आइसबर्ग्स इन सी, आइसबर्ग्स इन सी। ओके, और मोज़ेक वर्ड का भी मतलब है पीस, टुकड़ा, ठीक है, तो वो जो है शो करता है इस प्रोटीन को जो कि पेनिट्रेट करता है इस लिपिड की शीट में, ठीक है। अब इस मॉडल को जो है बुक की डायग्राम से भी समझते हैं जल्दी में। अच्छा, अब देखें ये है फ्लड मोज़ेक मॉडल, जिसमें ये बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें फॉस्फोलिपिड्स की और प्रोटीन्स की अरेंजमेंट कुछ आइसबर्ग्स इन सी की तरह है, ठीक है, आइसबर्ग्स जो कि सी में है। अब सी जो है इस लिपिड को शो कर रहा है, यानी कि जो लिपिड है, जो फॉस्फोलिपिड है, उसमें आइसबर्ग्स यानी कि प्रोटीन मौजूद हैं। ओके, तो बस यही कॉन्सेप्ट है इस मॉडल का कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है यानी कि जो लिपिड है वो सी को जाहिर करता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वो आइसबर्ग्स को, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ यूं है जैसे कि आइसबर्ग सी में मौजूद हों, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वैसे ही प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद हैं फॉस्फोलिपिड में। So that was the simple concept of फ्लड मोज़ेक मॉडल।